फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। इससे पहले आपके यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग पर बंगाल के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के विषय पे जो वीडियो बनाई है वो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो वो आपका किसी भी कीमत पर ना छूटे। तो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल ना होकर पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो 1800 ये हमें याद रखना है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत ये नियम बनाए गए कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो पहले जो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले ब्रिटिश थे जो भारत में भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए। इनका शासनकाल 1828 से 1835 था। इन्होंने 1828 से 1835 तक यहाँ पर शासन किया। तो इनके समय पर जो कुछ घटनाएं घटित हुई जो काफी इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये बंगाल के गवर्नर के पद पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे तो क्या क्या चीजें हुई, तो उनको एक बार हमने इस वीडियो में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे तो सबसे पहले इनके बारे में हमें याद रखना है कि सबसे पहले ये मद्रास के गवर्नर बनकर आए थे। सबसे पहले जब ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही थी उस टाइम जब मद्रास के क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी उनमें से एक मद्रास थी, तो ये मद्रास के क्षेत्र पर गवर्नर बनकर आए। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके कुछ समय बाद ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे और बाद में ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर भी रहते हुए इन्होंने अपना कार्य किया। इनके समय में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो ये सती प्रथा का जो अंत है वो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। तो हमें अगर पेपर में पूछा जाए कि जिस समय सती प्रथा का अंत हुआ, अधिनियम जो बनाया गया सती प्रथा के लिए, उस समय यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमें याद रखना है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा, सरकारी नौकरियों में भेदभाव का अंत हुआ। जिस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल थे भारत में, उस समय पर जो सरकारी नौकरियों में रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे उन सभी को खत्म कर दिया गया। तो जो सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव किए जा रहे थे उनका अंत भी किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल के दौरान हुआ। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। इन्हीं के शासनकाल में 1835 में जो भारत में शिक्षा के लिए जो हमने पढ़ा था कि शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार काफी प्रयास कर रही थी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, तो उसमें जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया वो किसको बनाया गया? अंग्रेजी को बनाया गया। इनके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो नियुक्त हुए वह थे चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर शासन करने के लिए आए, यहाँ इस पद पर रहे भारत के गवर्नर जनरल के पद पर। 1835 से 1836 तक यह इस पद पर नियुक्त रहे। इनके समय पर त्रिपक्षीय संधि हुई और इन पर हमें याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संधि जिस समय हुई उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स मेडकॉफ। इनके लिए बस एक पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो गवर्नर बनकर आए वो आए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पर गवर्नर बनकर आए और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटना है वो यह है कि इन्होंने ही लॉर्ड ऑकलैंड ने ही शेरशाह सूरी मार्ग जो था उसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा। आज जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, तो इसका नाम किसने बदलकर रखा था? ऑकलैंड ने ही रखा था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम क्या रख दिया गया?
जीटी रोड इसका नाम रख दिया गया। इनके बाद में जो गवर्नर जनरल बनकर आए भारत में, भारत के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो 1842 में यहाँ आए और 1844 तक अपने पद पर रहे। 1842 में जब ये गवर्नर बने तो उस समय पर इनके, जब ये अपने पद पर नियुक्त थे, उसी समय पर दो घटनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। हमने पढ़ा था ना कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में। तो जिस समय दास प्रथा का अंत हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद एक ये हुआ सिंध युद्ध। सिंध का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये भी हमें याद रखना है। सिंध का युद्ध जो हुआ था 1843 में, वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ और इसमें सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो जब सिंध प्रांत का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड एलन बरो, जिन्होंने 1842 से 1840 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए अपना कार्य किया। इनके बाद आते हैं लॉर्ड एलन बरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 में भारत के गवर्नर जनरल बने और 1844 से 1848 तक यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त रहे। इनके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनमें एक था नरबली का अंत। पहले नरबली प्रथा थी, उसका अंत हो गया किनके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के। इसके बाद इनके प्रशासकीय पदों पर नियुक्त मामलों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को वरीयता प्रदान की जाने लगी। पहले प्रशासकीय शिक्षा में भारतीयों को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके शासनकाल में ही जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने ग्रहण करी हुई है उन्हें भी यह वरीयता दे दी गई कि वह क्या है, वो प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति अपनी कर सकते हैं जिनके पास अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर रखी है। तो ये एक नियम बनाया गया। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अभी तक भारत के गवर्नर जनरल में, उनमें है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इनके समय पर जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, तो जो कार्य हुए वह ये थे। इन्होंने जो तोप खाने का मुख्यालय था वह पहले कलकत्ता में था, हमने पढ़ा था। इन्होंने सेना के क्षेत्र में कई बदलाव किए। तो जैसे जो तोप खाने का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था, उसको इन्होंने बदलकर कहाँ शिफ्ट कर दिया? इन्होंने शिफ्ट कर दिया उसे मेरठ में। उसको स्थानांतरित करके कलकत्ता से ये लेके आ गए मेरठ में। दूसरा इन्होंने जो करा, इनके सेना का मुख्यालय इन्होंने स्थापित करा शिमला में। शिमला के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। छोटा सा मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो सबसे पहले इन्होंने तोपखाने जो थे वो कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट करे, तोपखाने का मुख्यालय, और जो सेना का मुख्यालय था वो शिमला में बनाया और शिमला को इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो गठन किया गया वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, इनके शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी की हमने पढ़ी थी विलय नीति। विलय नीति जिसके तहत हमने ये पढ़ा था कि अंग्रेज नई नई नीतियां लाकर क्या कर रहे थे कि जो भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय रजवाड़े थे, उन सभी का विलय अंग्रेजी राज्य में कर रहे थे। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने भी एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति या हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति में
जिस राजा के कोई संतान नहीं थी उस राजा के राज्य को अब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। इसमें गोद लेने को निषेध करार दिया गया। यदि कोई राजा गोद लेकर उसको अपना शासक बनाना चाहता था राज्य का, तो उन्होंने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और उसके राज्य को हड़प लिया। तो इसके तहत कई सारे राज्य हमने पढ़े थे। जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसमें हमने ये विलय नीति के बारे में अच्छे से डीपली पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था सतारा, झांसी, जबलपुर आदि, कुछ उदयपुर, कुछ ऐसे राज्य थे जो ये हड़प नीति के शिकार हुए, जिनके राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो ये विलय नीति किसके द्वारा लाई गई भारत में? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेल सेवा का आरंभ हुआ। हमने जाना है कि 1853 में भारत में पहली रेल सेवा शुरू हुई और जो पहली रेल चली वो मुंबई से थाने के मध्य चली। लगभग 35 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी और ये कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक। तो 1853 में जो रेल सेवा थी, जब ये रेल सेवा चालू हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही थे। इनके समय पर डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। जो पत्र वगैरह होते थे डाकखाने के द्वारा जिनको भेजा जाता था, उस पर जो एक टिकट लगानी आरंभ की गई। टिकट का प्रचलन जो शुरू किया गया वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुआ। इनके समय पर ही द्वितीय सिख युद्ध हुआ। ये जो सिख युद्ध हुआ, द्वितीय जो सिख युद्ध हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? लॉर्ड डलहौजी और सिखों के मध्य। इस युद्ध में जो पंजाब का राज्य था उसे अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया 1849 में। 1848 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1852 में बर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ। बर्मा का युद्ध हुआ। यह युद्ध, इस युद्ध में भी क्या हुआ कि बर्मा की हार हुई और जो बर्मा का दक्षिणी क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। तो बर्मा का युद्ध किसके समय पर हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और जो सिखों का युद्ध हुआ, ये द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ वो भी किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके सिवा वुड डिस्पैच अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। तो ये जो अंग्रेज द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे वुड डिस्पैच अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वुड डिस्पैच अधिनियम है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत आया। इसके सिवा इन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें हमने पढ़ा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो ये अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पारित हुआ। और इनके शासनकाल में जो लोक सेवाएं थी उनमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुए कुछ कार्य। जैसा कि अभी हमने जाना कि इन्होंने जो तोपखाने का मुख्यालय था उसको बदल दिया। जो तोपखाने का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था वो इन्होंने अब कहाँ शिफ्ट कर दिया? कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया? शिमला में इन्होंने अपनी सेना का मुख्यालय बनाया और शिमला को ही इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। इसके सिवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके शासनकाल में आया। सिखों का द्वितीय युद्ध इनके शासनकाल में हुआ, जिसमें पंजाब के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। बर्मा का युद्ध हुआ। बर्मा के दक्षिणी भाग को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। वुड डिस्पैच आया, जिसमें 5 लाख रुपए अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया या घोषणा की गई। डाक सेवा इनके शासनकाल में शुरू हुई। इसके सिवा रेल सेवा शुरू हुई। रेल सेवा जो कि पहली रेल अभी हमने जाना कि कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी। वो 1853 में जो रेल सेवा शुरू हुई उस समय भी जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो ये कुछ मुख्य कार्य थे जो लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुए। इनके बाद यहाँ के गवर्नर बनते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं कैनिंग।
इनका शासनकाल 1856 से 1858 तक रहा। इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि अब जो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसको खत्म करके एक नया पद सृजित किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, वायसराय। इसके बाद से कैनिंग के बाद से जो भी यहाँ पर जिन शासन किया वो किस पद से उन्होंने शासन किया, किस पद के नाम से शासन किया गया, वह कहलाए सारे के सारे वायसराय। तो वायसराय का पद नया नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति हुई कैनिंग के समय में, और कैनिंग के समय में ही भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। पहला विश्वविद्यालय मद्रास में, एक कलकत्ता में और एक कहाँ पर, मुंबई में खोला गया। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में। ये भारत के कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि कैनिंग के बाद जो अधिनियम आ गया था जिसमें हमने पढ़ा था कि अब जो भारत की सत्ता थी वो कंपनी से छीनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई थी। और उसमें ये नियम बनाया गया था 1858 भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें प्रावधान किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल का पद है भारत में उसको खत्म किया जाता है और नया पद जो सृजित किया जा रहा है वो क्या है, वायसराय। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे कौन, कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर भी भारत में रहे। तो आज हमने ये पढ़ लिया है भारत के गवर्नर जनरल। इससे जो अगली वाली वीडियो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में। भारत के जो प्रमुख वायसराय रहे 1858 से लेके आजादी तक, उन सभी के बारे में अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।